आज हम पढ़ने वाले हैं गति तथा बल के नियम। गति क्या होती है? गति पूरे ब्रह्मांड में ऐसा शब्द है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम भोजन करते हैं, उसके लिए संसाधन जुटाते हैं, सब में क्या होती है? गति। सभी प्राणी के बच्चे क्या करते हैं? कुछ समय बाद ही चलना प्रारंभ कर देते हैं। और बहुत सारी गतियां तो ऐसी है जो जन्म के पहले ही चालू हो जाती है, जैसे हृदय की गति और हाथ पैर की गति। तो इस प्रकार से देखा जाए गति बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इस अध्याय में हम गति से संबंधित मूलभूत नियमों और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझे कि स्थिर अवस्था किसे कहते हैं और गत्यावस्था किसे कहते हैं। स्थिर अवस्था तथा गत्यावस्था। स्थिर अवस्था तथा गत्यावस्था। तो स्थिर अवस्था क्या होती है? स्थिर अवस्था, यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को ना बदले तो हम कहेंगे कि वो वस्तु कैसी है? स्थिर है। जैसे इस टेबल पर ये पुस्तक पड़ी है, ये डस्टर पड़ा है ना, ये आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, मतलब क्या है? वो स्थिर अवस्था में है। और यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति को बदले तो उसे हम कहेंगे गत्यावस्था। जैसे कि मैं यहाँ पर बार बार मेरी स्थिति बदल रही है लेकिन मेरी आसपास की वस्तुएं जो है वो स्थिर अवस्था में है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? गत्यावस्था में। स्थिर अवस्था और गत्यावस्था जो होती है वो सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष नहीं होती। अर्थात जैसे यदि कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष तो स्थिर है, लेकिन हो सकता है दूसरे वस्तु के सापेक्ष वो कैसी हो? गतिशील हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, आप और हम बैठे हैं आमने सामने, रेलगाड़ी के डिब्बे के सामने तो हम स्थिर है, बैठे हैं, लेकिन जो पेड़ जो बाहर में है या प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सामने हम क्या कर रहे हैं? गतिशील। तो आपके सामने, डिब्बे के सामने तो मैं स्थिर हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति खड़ा है उसके सामने मैं क्या कर रही हूँ? गति कर रही हूँ, गतिशील हूँ। ठीक इसी प्रकार यदि प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति खड़ा है और वहां पे एक खंबा है, आसपास पेड़ है, वो स्थिर अवस्था में है, पर चूंकि रेलगाड़ी जा रही है, मैं रेलगाड़ी के अंदर बैठी हूँ, तो वो मुझे क्या करेंगे? पीछे की दिशा में गति करते दिखाई देंगे। तो स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था जो है ये सिर्फ सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष रूप से कोई भी ना तो स्थिर होता है ना तो गतिशील होता है। समझ गए आप लोग कि स्थिर अवस्था और गत्यावस्था क्या होती है? अब कोई वस्तु स्थिर है तो अपने आप तो वो गति करेगी नहीं। यदि ये डस्टर यहाँ पे रखा है तो अपने आप यहाँ से खसकेगा ना, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे बल लगाना पड़ेगा, है ना। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसको रोकना है, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बल क्या है। इस पूरे अध्याय में आप बल के प्रभावों के बारे में समझेंगे। बल, इसकी परिभाषा बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था गत्यावस्था आकार आकृति में परिवर्तन
कर दे या करने का प्रयास करे। ये है बल की परिभाषा। क्या है बल? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, गत्य अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील करने के लिए हम बल लगाते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील कर रही है तो उसको रोकने के लिए हम बल लगाते हैं। यदि कोई वस्तु को हम दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इस परिभाषा में एक चीज और है, करने का प्रयास करें। यदि बल हम लगाते हैं तो जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हो, स्थिर वस्तु गतिशील हो, जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, दीवार पे मैंने बल लगाया, क्या दीवार खिसकेगी? क्या उसकी आकृति में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा, लेकिन बल तो लगा है ना। इसलिए इसकी परिभाषा में एक लाइन और है कि करने का प्रयास करें। लेकिन दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं? ये तो सैद्धांतिक परिभाषा हो गई बल की, लेकिन बोलचाल की परिभाषा में क्या किसे कहते हैं? किसी वस्तु को हमने खींचा, उसको धक्का दिया, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान में रखा, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? बल का लगना। पर सैद्धांतिक रूप से बल ये होता है। प्रभाव क्या क्या प्रभाव पैदा करता है बल? किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है? गतिशील कर सकता है, गतिशील को स्थिर कर सकता है, और क्या कर सकता है? उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। प्रकार, कुछ प्रकार देख लेते हैं बल के हम। सभी आप भली भांति परिचित है बल के प्रकार के बारे में भी। गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड जो है दूसरे पिंड के ऊपर जो बल लगाता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी बल का एक प्रकार है। और क्या बल होता है? नाभिकीय बल। नाभिक के कण जो आपस में बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। और क्या बल होता है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण, है ना। तो इस प्रकार ये अलग अलग बल के प्रकार है। तो हमने क्या जाना कि बल की परिभाषा और उसके कुछ प्रकारों के बारे में, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। ऐसा ही पद्धति में बल को जो है न्यूटन से दर्शाते हैं और इसे कैपिटल N से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो थोड़ा हमने जाना बल के बारे में। अब हम एक अन्य चीज पढ़ेंगे, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि वो गतिशील है तो वो गति ही करेगी। कब तक? जब तक उस पर हम बाह्य बल ना लगाए। और पदार्थ के इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसकी परिभाषा देख ले हम। क्या होती है इसकी परिभाषा? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी।
रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, यदि बाह्य बल लगाया भी जाए तो वो उसका विरोध करती है, तो इसको हम कहते हैं विराम का जड़त्व। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि विराम का जड़त्व होता क्या है। जैसे आप बस में, रेलगाड़ी में या किसी भी गाड़ी में आप बैठे हैं, गाड़ी चालू हुई, आपका शरीर कहाँ झुकता है? पीछे की ओर आप ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? होता क्या है, जैसे ही गाड़ी चालू होती है उस पर बल लगता है तो वो गतिशील हो जाता है, और हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है जो गाड़ी के संपर्क में है वो साथ ही साथ क्या हो जाता है? गतिशील। लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो विरामावस्था में है, तो विराम के जड़त्व के कारण वो तुरंत गत्यावस्था में नहीं आ पाता और आपका निचला हिस्सा आगे बढ़ जाता है, इसलिए आप किधर झुक जाते हैं? पीछे की ओर। ठीक। और एक और एग्जाम्पल, गोली। जब बंदूक से गोली मारी जाती है तो एक कांच में छेद बन जाता है, लेकिन अगर हम पत्थर से मारते हैं तो वही कांच टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस टाइप के प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऐसा होता है क्यों, तो इसलिए आपको इनको समझना और जरूरी है। क्या होता है, जब हम बंदूक से गोली मारते हैं तो गोली का वेग इतना अधिक होता है कि वो कांच के जितने भाग नहीं, मान लीजिए कांच है, इतने भाग के संपर्क में आई तो वही भाग जो है गत्यावस्था में आ पाता है, बाकी किस में रहता है? विरामावस्था में। इसलिए इसमें क्या बन जाता है? कांच में छेद बन जाता है। लेकिन यदि आप पत्थर से मारे, पत्थर का आकार भी बड़ा होता है और क्या होता है? वेग कम होता है। गोली का वेग बहुत अधिक होता है, हम उतने वेग से नहीं मार सकते। तो जैसे ही पत्थर पड़ता है इस कांच पर, क्या होता है? कांच के जो अलग अलग भाग है उनकी गति हो जाती है अलग अलग, और अलग अलग गति के कारण क्या होता है? या तो कांच तड़क जाता है या फिर वो टूट जाता है। एक और उदाहरण समझते हम। जैसे ही आपको फल तोड़ना है पेड़ से, क्या करते हैं? हिलाते हैं उसकी शाखाओं को। उसकी शाखाओं को हिलाने से क्या होता है? शाखाएं जो है वो तो गत्यावस्था में आ गई, लेकिन फल अभी भी कहाँ रहता है? विरामावस्था में रहता है। इस कारण वो टूट कर क्या होता है? नीचे गिर जाता है। एक और उदाहरण अपन लेंगे, कंबल या गद्दे, है ना, इतने मोटे होते हैं कि उसको धोना नहीं पाते हम लोग, उनकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे गंदगी हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कंबल से उनको पीटते हैं। कंबल से पीटने से क्या होते हैं? धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पीटते हो तो जो हिस्सा कंबल का संपर्क में आता है वो तो गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन जो धूल के कण है वो विरामावस्था में ही रहने के कारण झड़ के नीचे गिर जाते हैं। एक और उदाहरण हम ले, ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। एक गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर आप रखिए एक ताश की पत्ती और उसके ऊपर रख दीजिए एक सिक्का। यदि आपको तेजी से खींचेंगे तो सिक्का जो है वो कहाँ क्या हो जाएगा? गिलास में गिर जाएगा। क्यों? ताश की पत्ती को आपने खींचा, वो आपके संपर्क में है, वो गत्यावस्था में आ गई, लेकिन सिक्का अभी भी किस में है? विरामावस्था में। क्यों? विराम के जड़त्व के कारण, इसलिए वो क्या हो जाएगा? गिलास में गिर जाएगा। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि विराम का जड़त्व तो होता क्या है। अब हम देखते हैं कि गति का जड़त्व क्या होता है। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिशील है
तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये किसकी परिभाषा है? गति के जड़त्व की, कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। पर व्यवहार में ऐसा प्रदर्शित करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यदि हम एक बॉल को ले और उसको फर्श पर लुढ़का दे, कुछ दूरी पर वो जाकर रुक जाती। किस कारण रुक जाती? घर्षण के कारण। वहां पे उस पर घर्षण बल लगता है। यदि व्यवहार में ऐसा कोई तल उपस्थित हो जिसमें घर्षण ना हो, तो एक बार यदि हम बॉल को लुढ़का देंगे तो वो तब तक गति करेगी और उसी वेग से गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। पर चूंकि घर्षण के कारण कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती, तो घर्षण भी क्या है? एक बल है, एक बल उस पर लगता है, इसलिए वो रुक जाती है। तो ये है गति का जड़त्व। तो इसके भी कुछ उदाहरण देख ले। जैसे कि मैंने विराम के जड़त्व के लिए उदाहरण बताया कि बस चलती तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसी में क्या, यदि बस चल रही है, अचानक से रुक गई, तो आप किस ओर झुक जाते हैं? सामने की ओर, है ना? क्यों होता है ऐसा? जब आप गतिशील है, बस चल रही है, आपके शरीर का पूरा हिस्सा जो है बस के साथ साथ वो भी किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है ना, बस रुक गई। बस के साथ साथ हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है बस के संपर्क में है, वो भी तुरंत किस में आ जाता है? स्थिर अवस्था में। लेकिन ऊपरी हिस्सा तो अभी भी गति अवस्था में है। इसलिए क्या होता है? हमारा शरीर जो है आगे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। जब भी अगर आपको कारण बताओ में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व बोलना आवश्यक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। आप सिर्फ जड़त्व बोलेंगे, जबकि जड़त्व के यहाँ पे दो प्रकार है। तो आप जब गति का उदाहरण दे तो गति का जड़त्व, और विराम के बारे में जब बताए तो विराम का जड़त्व बोलना यहाँ पर आवश्यक है। एक और उदाहरण अपन ले, जो रेलगाड़ी है, ठीक है? रेलगाड़ी में आप जा रहे हैं, आपने ऐसे चौक को, सिक्के को आपने उछाला, तो वो आपके ही हाथ में आके गिरता है। और हमको क्या लगता है कि सिक्के को यदि हमने उछाला, गाड़ी तो आगे बढ़ गई, सिक्के को पीछे गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि रेलगाड़ी जब चल रही है तो उसका प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु सब गतिशील है। सिक्के को यदि हम उछाले तो वो भी रेलगाड़ी के साथ साथ क्षैतिज दूरी तय करता है और वापिस कहाँ आता है? हमारे हाथ में ही आकर गिरता है। और एक एग्जाम्पल, धावक जो है, लंबी दूरी के जो धावक होते हैं वो क्या करते हैं? जहां से उनको कूदना है उसके पहले ही वे थोड़ा सा दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? कि अगर वो एकदम से वहां से कूदेंगे तो उनका शरीर जो है वो गति अवस्था में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ी दूर पहले से दौड़ कर आए तो उनका शरीर जो है वो गति अवस्था में पहले से आ जाता है और वो ज्यादा अधिक दूरी तक के कूद पाते हैं। एक और उदाहरण यदि हम ले तो यदि आप चलती बस और या रेलगाड़ी से उतरना, ऐसे तो बहुत खतरनाक है, कभी या उससे नहीं उतरना चाहिए। पर सामान्य तौर पर देखा गया है बस की स्पीड कम हुई और कुछ व्यक्ति या जो उसमें कंडक्टर होते हैं वो उतर जाते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस की है, जब वो उतरते हैं तो बस की दिशा में थोड़ा दूर दौड़ते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, तुरंत नीचे उतरेंगे, तो उनका शरीर का जो पैर है वो तो जमीन के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाएगा, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो गतिशील रहेगा। तो क्या होगा? बस की दिशा में, रेलगाड़ी की दिशा में वो व्यक्ति गिर जाएगा। इसलिए यदि अगर ऐसा हुआ तो आपको थोड़ी दूर बस की गति की दिशा में ही चलना चाहिए, जिससे आपका शरीर जो है धीरे से विरामावस्था में आए और दुर्घटना से आप बच जाए।
तो ये तो हमने किसके बारे में देखा? जड़त्व के बारे में देखा, जड़त्व के प्रकारों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस अध्याय में हम न्यूटन के गति के 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम नियम, इसी नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसलिए इस नियम को बताने के पहले मैंने आपको जड़त्व के बारे में बताया, ताकि जब आप जड़त्व को समझेंगे तभी आप इस नियम को समझ पाएंगे। क्या कहता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आप पहले ही समझ चुके हैं विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व से। तो न्यूटन के, इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम का प्रथम भाग आपको विराम के जड़त्व को और द्वितीय भाग जो है गति के जड़त्व को बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गति ही करेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है ना। इसके बारे में मैंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया, आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, पर उसको पढ़ने के पहले एक राशि के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं संवेग। क्या होता है संवेग? संवेग किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप है। हर गतिशील वस्तु का संवेग होता है। कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो उसका संवेग होता है। मान लीजिए हमारे पास साधारण से अनुभव की बात है कि दो वस्तु है, एक भारी है और एक हल्की है। यदि हमको समान वेग से उनको चलाना है, हल्की और भारी, तो आपको किस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा?
भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी दोनों वस्तु को क्या कर सकते हैं, समान वेग से आप चला सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, है ना, तो आप खाली अकेले साइकिल चला रहे हैं तो आपके लिए कम बल की आवश्यकता है। यदि आपके पीछे कैरियर में हमने भार रख दिया या किसी दूसरे व्यक्ति को आपने उसमें बैठा लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। और यदि दो वस्तु आपके सामने आ रही है, एक का वेग बहुत तेज है और एक का कम, तो फिर अधिक वेग है तो आपको अधिक बल लगाकर रोकना पड़ेगा, वेग कम है तो कम बल लगाकर रोकना पड़ेगा। तो देखा जाए तो बल किस पर सीधे सीधे निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग पर, दोनों चीजें पर कुल मिलाकर के बल का प्रभाव का हमको पता चलता है। इसी से हम देंगे संवेग की परिभाषा। क्या परिभाषा है संवेग की? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। P इज इक्वल टू m गुणित v। ये भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा में होती है। यदि हम सिर्फ इनका परिमाण ले तो P बराबर m इंटू v। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? का विमीय सूत्र होता है, हम सूत्र में देख सकते हैं m के लिए कैपिटल M, और वेग का विमीय सूत्र हमको मालूम है क्या होता है, L T की घात ऋण 1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। और इसका मात्रक होता है किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, मीटर लंबाई के लिए, सेकंड समय के लिए, सेकंड की घात ऋण 1। जब भी हम फिजिक्स में किसी भी राशि के बारे में पढ़ते हैं तो उसके विमीय सूत्र और मात्रक के बारे में दर्शाना बहुत जरूरी है कि उसका विमीय सूत्र क्या है और मात्रक क्या है। हर राशि के बारे में इसके बारे में पढ़ना हमको जरूरी है। तो ये हुई संवेग की परिभाषा, संवेग क्या होता है। कुछ तथ्य देख लेते हैं इससे जुड़े हम। यदि दो वस्तुएं
समान वेग से चल रही है। कैसे? समान वेग से गतिशील है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से अधिक होता है। मैथमेटिकली हम लोग देख ले कि ये कैसे होता है। क्या बोला गया है? दो वस्तुएं हैं, उनका वेग कैसा है? समान है ना। दो वस्तुएं, एक हल्की और एक भारी। मान लीजिए हल्की जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m और वेग है उसका v। भारी वस्तु का द्रव्यमान है कैपिटल M और वेग है v, क्योंकि हमने क्या बोला है? दोनों का वेग कैसा है? समान है ना। तो हल्की वस्तु का संवेग यदि p1 हो तो कितना हो जाएगा? m × v, इक्वेशन नंबर 1। और यदि भारी वस्तु का p2 हो तो वो कितना हो जाएगा? कैपिटल M × v, इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब यदि हम समीकरण 2 को भाग दें किससे? समीकरण 1 से, क्या होगा? चलिए देखते हैं। P2 बटे P1 बराबर mv बटे स्मॉल mv। दोनों भी यहाँ पे समान है, कट गए। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? कैपिटल M तो हमको मालूम है भारी वस्तु है तो उसका क्या ज्यादा है? द्रव्यमान ज्यादा है। तो इस समीकरण से हमको क्या पता चलता है? कैपिटल M बड़ा है किससे? स्मॉल m से। तो बराबर में क्या है? इससे और क्या पता चलता है? चूंकि ये बड़ा है इससे, इसलिए ये भी बड़ा होगा इससे, अर्थात P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक। तो भारी P2 किससे बड़ा हो रहा है? P1 से। और P2 क्या है? भारी वस्तु का संवेग। तो इससे क्या पता चलता है? यदि दोनों वस्तु का वेग समान हो तो संवेग किसका अधिक होता है? भारी वस्तु का संवेग जो है अधिक होता है। गणितीय रूप में हमने उसको निकाल करके देखा। एक और चीज हम देखते हैं। यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है। पहले केस में हमने क्या देखा? वेग समान है। दूसरे केस में क्या देख रहे हैं? संवेग समान है। तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। क्या बोल रहे हैं हम लोग? संवेग समान है ना। दो वस्तुएं हमारे पास, एक है हल्की, दूसरी है भारी।
अब हल्की वस्तु है, उसका द्रव्यमान मान लीजिए है स्मॉल m, और भारी वस्तु का द्रव्यमान है मान लीजिए कैपिटल M, ठीक। और हल्की वस्तु का संवेग वेग मान लेते हैं v1 और भारी वस्तु का वेग मान लेते हैं v2। ये हमने लिया है। और क्या बोल रहे हैं, दोनों का क्या समान है, संवेग। हल्की वस्तु का संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब m इंटू v1। और भारी वस्तु का संवेग कैपिटल M इंटू v2। दोनों के संवेग निकल गए। क्या बोल रहे हैं, दोनों का संवेग समान है। चलिए दोनों का संवेग हम समान करते हैं। P1 इज इक्वल टू P2, स्मॉल m, v1 इज इक्वल टू कैपिटल M v2। अगर mm को एक साइड ले आए और vv को एक साइड ले आए तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ठीक। अब v1 v2 के बारे में हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमको मालूम है, ये भारी वस्तु का द्रव्यमान है कैपिटल M और स्मॉल m किसका द्रव्यमान है, हल्की वस्तु का। तो ये तो दिख रहा है हमको कि ऊपर वाली राशि जो है वो अधिक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, कैपिटल N इज ग्रेटर देन, बड़ा है, किससे बड़ा है, हल्की वस्तु से। तो इसके बराबर में ये राशि है, इससे क्या होगा, चूंकि इसकी अंश बड़ा है हर से, इसलिए इसका भी अंश बड़ा किससे होगा, हर से। v1 बड़ा हो जाएगा v2 से, और v1 किसका वेग है, हल्की वस्तु का। यही चीज हमने लिखी है। यदि दोनों का संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग जो है भारी वस्तु के वेग से अधिक आता है। इसमें भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि दो हल्की और भारी वस्तु का संवेग समान है, तो बताइए गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या पता चला कि हल्की वस्तु का वेग क्या होगा, अधिक होगा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मतलब गतिज ऊर्जा के सूत्र में v की घात का वर्ग है, तो इसके सूत्र में प्रभाव किसका अधिक पड़ेगा, v का, ना कि m का। तो चूंकि हल्की वस्तु का वेग ज्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी पूछा गया था इसी साल कि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो उसमें से गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी। तो इस आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। ये हमने समझा संवेग के बारे में। अब चूंकि हम संवेग के बारे में समझ चुके हैं, तब हम आगे समझ सकते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है। इस पूरे अध्याय में हम बल के बारे में ही पढ़ेंगे। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम क्या जानते हैं, प्रथम नियम से कि यदि वस्तु किसी वेग से गतिशील है तो उसी वेग से चलेगी, है ना, उस पर जब तक के बल न लगाया जाए। जैसे ही हम उस पर बल लगाएंगे उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो उसका क्या बदल जाएगा, वेग। और अभी अभी हमने देखा संवेग में क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यदि उसका बल लगाने से उसका वेग बदलेगा तो साथ ही साथ क्या बदलेगा, संवेग भी बदलेगा। तो
वेग, लगाए गए बल और संवेग के बीच सीधा संबंध है, और इसी संबंध को बताने के लिए न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम बताया। क्या कहते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम? देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम कि किसी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो लगाए गए बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, उस पर हमने बल लगाया F। कितने समय तक लगाया? डेल टी समय तक हमने उस पर बल लगाया। एक सूक्ष्म समय अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल लगाकर प्रदर्शित करते हैं, जिससे समय आ जाता है कि ये अल्प है। किसी भी राशि के सामने अगर ये डेल लगा, इसका ये तात्पर्य होता है अल्प समय के लिए। ठीक, अब उस वस्तु पर हम का वेग था, मान लीजिए बल लगाने के पहले प्रारंभिक वेग u था। ठीक, और लगाने के पश्चात उसका वेग कितना हो गया? v हो गया। तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा? बल लगाने के पहले उसका संवेग कितना हो गया? मान लीजिए p1, m इंटू यू। m उसका द्रव्यमान, u उसका प्रारंभिक वेग। बल लगाए तो उसका संवेग कितना हो गया? p2, m v। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? डेल P बराबर कितना हो जाएगा? P2 में हम घटाएंगे P1 को, MV में घटाएंगे MU को। M को यदि हम बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बचा? V माइनस U, या डेल P बराबर कितना हो गया? M डेल V। फिर से डेल अगर लगा है V के सामने, मतलब वो क्या बता रहा है? उसके वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब ये तो हो गया संवेग में परिवर्तन निकाला हमने। अब संवेग में परिवर्तन की दर है ना, कितनी हो जाएगी? डेल P अपॉन डेल T। तो ये भी कितना हो जाएगा? M डेल V अपॉन डेल T। इसके आगे हम इधर देखेंगे क्या निकला है हमारे पास? डेल P अपॉन डेल T बराबर कितना आ रहा है? M डेल V अपॉन डेल T। अब डेल V अपॉन डेल T क्या है? डेल लगा है मतलब वेग में परिवर्तन। हम जानते हैं वेग में परिवर्तन किसे कहते हैं? त्वरण को। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने क्या निकाल दिया? संवेग में परिवर्तन की दर। अब न्यूटन का नियम क्या बोलता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो ये हो गया हमारा F। ठीक, और F किसके अनुक्रमानुपाती हो गया? संवेग में परिवर्तन की
दर के, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, m इंटू ए। अब जब भी इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है हमको, एक नियतांक हमने लगा दिया m a। यही है हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, जहां पे a क्या है, एक समानुपाती क्या है, नियतांक है। यदि इस समीकरण का नाम दे देते हैं हम समीकरण 4। यदि इस समीकरण में F बराबर हो, रख दे 1 न्यूटन, द्रव्यमान हम रख दे 1 किलोग्राम और A का मान यदि हम रख दे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन तीनों का मान 1 रखने से K का मान कितना आ जाएगा, 1 है ना। इस K के मान को रख दीजिए समीकरण 4 में, तो F बराबर आ गया m इंटू ए। यही है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस नियम से 2 निष्कर्ष निकलते हैं, देखिए। F बराबर m इंटू ए, ठीक है। यदि इसको पक्षांतर कर दें हम तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m, या A अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, 1 अपॉन m के, है ना। किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, m के। मतलब m यानी कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा त्वरण क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यदि भारी वस्तु है कोई, उस पर हम ज्यादा बल लगाएंगे तो त्वरण उसमें कम उत्पन्न होगा, यानी कि उसका जड़त्व अधिक होगा, है ना। जड़ से क्या है, उस पर जो भी बल लगाया जाए उसका वो विरोध करती है। तो इस समीकरण से हमको ये स्पष्ट चलता है कि यदि जो जड़त्व है वो क्या है, उसके द्रव्यमान की नाप है। जड़त्व को हम बता तो नहीं सकते, जैसे लंबाई होती है 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन इतना कह सकते हैं भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जो द्वितीय नियम है वो किसके बारे में है, बल के बारे में, बल के मात्रकों के बारे में बता दूं आपको। बल के मात्रक, पहला SI पद्धति में F बराबर हम जानते हैं m इंटू ए। यदि m हो 1 किलोग्राम, A हो मीटर सेकंड की घात 1 मीटर सेकंड की घात ऋण 2, इन दोनों का यदि हम मान रखें 1 गुणित 1 बराबर 1 न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन और उसको प्रदर्शित करते हैं हम N से। और CGS पद्धति में F बराबर 1 ग्राम रखें हम और S इसमें क्या रखेंगे, मीटर की जगह क्या रखेंगे हम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बराबर होता है 1 डाइन। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये दोनों जो है बल के गुरुत्वीय मात्रक होते हैं। बल का एक और मात्रक होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सॉरी, गुरुत्वीय नहीं, इन मात्रकों को हम कहते हैं निरपेक्ष मात्रक। बस एक गुरुत्वीय मात्रक के बारे में बता दूं मैं। बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार, है ना। तो F बराबर क्या होता है, ma,
और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है g, तो m की जगह क्या रखेंगे g। m का मान यदि हम रखें 1 किलोग्राम और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है, इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो F बराबर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। मतलब F इसका जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि गति क्या है, स्थिर अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है, बल, उसके प्रकार, जड़त्व, न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम और संवेग के बारे में हमने समझा। इसके आगे के बारे में हम कल समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।